सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में क्या चल रहा है उनसे पूछे। सर, ये लाहौर एयरपोर्ट पे क्या वाकया पेश आया? जी, ये कल एक वाकया पेश आया था। दुबई से एक फ्लाइट आई थी लाहौर इंटरनेशनल, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो वहां पर दो खवातीन जो है वो उनके जब बैग को उनकी कस्टमर वालों ने उनकी तलाशी ली, तो एक के बैग के अंदर जो थे सर्विलेंस कैमरा जा थे और दूसरे बैग के अंदर इंडियन लहंगा बने हुए थे। 40-50 किलो करीब उनका वजन था, जो अरूसी सूट होता है शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाला। तो उनसे जब इस बारे में बात पूछ की गई तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो सर्विलेंस कैमरे आप लेके आई है इसके लिए वजारत दाखिला की एनओसी चाहिए, तो वो आपके पास नहीं है। और दूसरा उनको ये कहा गया कि ये जो अरूसी सूट आप लेके आई है 40-45 किलो के, इसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जो ड्यूटी बनती है, वो आप पे कर दे। तो वहां पर आपस में गाली गलोच हो गई। इनका तल्लक हाफिजाबाद से था और ये जो गाली गलोच होती रही उसके बाद इन्होंने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया और जो कस्टम एहलकार खातून थी उसको मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद फिर इनको कस्टम एहलकारों ने वहां पर दर्दोकोब किया, इनको भी मारा गया। उसके बाद वीडियो बनी तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, तो वजारत दाखिला ने और जो इमिग्रेशन काम ने उसके इसका नोटिस लिया कि क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने फिर सारी बात बताई कि इन खवातीन के पास से एक पूरा बैग बरामद हुआ है जिसके अंदर सर्विलेंस कैमरा जात थे। तो हमने ये कहा था कि आप एनओसी दिखा दें और कैमरा जात ले दें और जो ड्यूटी बनती है सूटों के ऊपर जो दुबई से आप लेके आई है वो हमें उसकी ड्यूटी पे कर दे। तो इन्होंने हमारे साथ बातचीत शुरू कर दी, जिसके बाद अला हुकाम ने सारे मामले को हल करने के लिए कि पुलिस को वहां पर जो एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस हुकाम थे उनको फौरी तौर पर कॉल की। उसके बाद लेडीज पुलिस आई और इनको वहां पर जो लाहौर एयरपोर्ट के करीब थाना था वहां पर जाके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि इन्होंने जो है वो कस्टम हुकाम के साथ बदतमीजी की है, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी है और गाली गलौज दी है। सर, ये बताइए कि एक आजकल बड़ा मसला बना हुआ है कि उलमा के ऊपर हमले हो रहे हैं और आए दिन इस तरह की मामला में इसमें इजाफा हो रहा है। अभी ताज़ा क्या सूरत हाल है? जी, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिसमें ये जो उलमा कराम है इसमें कल एक वाकया रिपोर्टली हमारे सामने आया है, जिसके अंदर जो थे कारी इजाज साहब है उनको ऊपर कातलाना हमला किया गया और उस कातलाना हमले में वो मारे गए हैं। तो इससे पहले भी जो खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, सवाबी है, मर्दान है, तो वहां पर भी जो पहले भी अहले सुन्नत के जो उलमा कराम थे उनके ऊपर भी हमला जात किए गए हैं। तो ये गुज़श्ता यहाँ पर ये जो लहर दौर चल रही है ये गुज़श्ता को पिछले 2 से 3 माह से ये मुसलसल चल रही है। तो वहां पर जो टारगेट किया जा रहा है तो उसके ऊपर ये था कि ये शायद ये लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो यहाँ पे शिया इस्लाम है या जो दूसरे लोग हैं जो अहले हदीस है या जो वहां पर जो सिपा साहबा के बिलोंग करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे थे कि शायद इनके साथ इनकी कोई जाती दुश्मनी है जो कि ये चुन चुन के जो बंदे हैं इनको मार रहे हैं। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि ये हमें किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसी मजहबी मुनाफरत कराने वाला केस नहीं लगता। ये हमें को लग रहा है कि किसी की कुछ जाती दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे मामले को जल्द अज जल्द इंटेरोगेट करें और फिर आपके सामने हकाइक लेके आए कि असल में वाकया क्या हुआ है। सर, ये जितने उलमा हैं इन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी भी बड़ी रखी हुई है, वहाँ पे प्राइवेट भी लोग रखे हुए हैं, तो उसके बावजूद ये मुश्किलात का शिकार है वहाँ पे। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। अब जैसे ही इनको ये पता लगता है कि इनके ऊपर कोई थ्रेट्स है या इनके ऊपर हमला हो सकता है, ये अपने प्राइवेट गार्ड्स भी हायर कर लेते हैं और साथ इनको पुलिस की तरफ से भी एक दो गार्ड मिले होती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप ये देखें कि जब भी इनको टारगेट किया जाता है या खुद का हमला किया जाता है तो वो शख्स पूरी प्लान करके पूरे तरीके से आता है। उसका एक ही मकसद होता है कि मैं जिस टारगेट को मारने के लिए या जिस टारगेट के लिए मैं आया हूँ मैं उसी को अचीव करूँ और उसी के साथ उसको खत्म करके तो अगर अपना जो मिशन है उसको पूरा करूँ। तो जब वो लोग आते हैं तो इनके साथ जो प्राइवेट गार्ड होते हैं या पुलिस के गार्ड होते हैं बदकिस्मती के साथ वो भी जो है इस हमले में बाद वो मारे जाते हैं, बाद जो असल विक्टिम है वो मारा जाता है। तो गार्ड तो फिर इनको नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर गार्ड ही बचा सकते हो फिर तो हर बंदा को फायदा है कि मेरे पास गार्ड है मैं बच जाऊंगा। लेकिन गार्ड होने के बावजूद जो है ये जो है वाकयात के अंदर जो इनकी जांच चली जाती है। इसके अलावा कोई और अपडेट वहाँ पे पाकिस्तान से हो तो हमारे देखने वालों को बता दें। पाकिस्तान में अपडेट थी कि गुज़श्ता रोज से जो टीचर्स हैं और किसान यूनियन है उन्होंने पंजाब असेंबली के सामने एक धरना दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ये एहतजाज किया। ये धरना कल से जारी है कि जो वजीर आला पंजाब है वो गंदम की जो आने वाला
वक्त है गन्नों की कटाई के लिहाज से जो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है उसके अंदर हमें जो है रिलीफ दिया जाए। और जो टीचर्स है उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी तनख्वाहें हैं उसके अंदर हमारा जुर्म बसर नहीं होता और उसके अंदर भी हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी जो तनख्वाहें हैं उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और सारा काम करते हैं लेकिन हमारी तनख्वाहों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये जो किसान यूनियंस है पंजाब की और टीचर्स हैं, इन लोगों ने गुज़श्ता कल दोपहर से ये जो धरना दिया हुआ था और ये रात की भी जारी रहा है और ये अब भी ये लोग जो है ये पंजाब असम्बली के सामने बैठे हुए हैं और इनकी एक यही कोशिश है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो खुद इनके पास आए और इनसे बातचीत करें और इनके जो ये मसाइल है इनको हल करें, वरना जो गुज़श्ता 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही है इस गर्मी के अंदर वहां पर बैठना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन पुलिस और ये नफरी जो है वो बड़ी तादाद में जो लोग माल रोड के ऊपर असम्बली के सामने धरना दिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जिन खवातीन को गिरफ्तार किया गया उनकी वीडियो हमारे पास है। सॉरी, यहाँ यूरोप में हम लोग आते हैं, मैं देखता रहता हूँ अक्सर एयरपोर्ट इतना सफ़र करते हैं और वहाँ पे जब भी कस्टम वाला किसी को रोकता है तो उसको ज़ाहिर है जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है, कोई चीज़ उनके पास से निकल आए। मगर हमने अपनी पब्लिक के लिए तरबियत ऐसी की है। अब ये जो खवातीन थी अगर इनकी गलती है तो ये दुबई से गई, अबू धाबी से गई या कहीं से भी गई, अगर वहाँ एयरपोर्ट पे ये इस तरह की हरकत करती तो फिर वहाँ पे क्या हालात होते, ये सोचने वाली बात है। जब भी पाकिस्तान लोग जाते हैं और उनके दिमाग जो है, क्योंकि बड़ी जिनके पास थोड़ी सी भी पीछे से ये पता होता है कि कोई बैकअप है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स है, वो एयरपोर्ट को, मुलाजमों को, खवातीन को ये समझते नहीं कि ये इंसान है। वो समझते हैं जनाब ये मामूली से मुलाजम है, मगर ये माशरे को जो कुछ सिखाया हुआ है उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। आपको भी पता है वहाँ पे जिसके पास ताकत है वो दूसरे को कहता है कि आप होते कौन सवाल करने वाले। हमारे जो कस्टम वाले हैं उनकी भी कुछ हालात ऐसे ही है कि उनको भी आदत पड़ी हुई है रिश्वत की, शायद कोई इसी तरह के मामला भी कई दफ़ा हो जाते हैं। लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस तरह का वाक़या जो है बहुत ही अफसोसनाक है। ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन की जी कमख्ती आई हुई है, कभी किसी मौलवी पे हमला हो जाता है, कभी किसी मौलवी पे हमला हो जाता है। और ये तो बड़े खिदमत करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है कि आपको पता ही ये कौम जिस हालत में पहुँची हुई है। इन्होंने ख़त्म नबूवत के नारे लगा लगा के तो इन पे हमले करके क्या मैसेज दिया जा रहा है? यही मैसेज दिया जा रहा है, आप जो मर्ज़ी कहते हैं कि वहाँ पे कोई फितना और फसाद की फ़ज़ा कायम करने का माहौल कायम किया जाता है। मारता कोई है, इल्ज़ाम किसी पे आता है, रगड़ा किसी को लग जाता है। और पाकिस्तान को आपको पाकिस्तान में पता ही है आपको, जो लोग रहते हैं कि वहाँ पे कितनी मुश्किलात है ज़िंदगी की। बहुत से लोग कॉमर्स में बड़े अच्छे कॉमर्स लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं। हमारी कोशिश होती है जो भी ताज़ा सूरत हाल हो वो आप तक पहुँचाएँ। यहाँ पे आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कभी आप पाकिस्तान जाएँ तो हाथ ना उठाएँ। ये देखिए आप दोनों ख़वातीन, इन पे केस हुआ, क्या इनकी सज़ा होगी, क्या होगा, ये तो बात की कहानी। मगर सिस्टम को डिस्टर्ब किया, बड़ा एक वहाँ पे जो माहौल देखने वाला आप देखें तो किस तरह वहाँ पे खलबली मची हुई है, किस तरह की सीट रहे हैं, मार रहे हैं, पता नहीं समझ से बाहर है। तो जनाब कुछ सीखें, कुछ सोचें, कुछ अपने आप को बदलें। दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ से सीख लो, ये भी एक मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ। मगर सवाल ये है कि सीखे कौन और सिखाए कौन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर और भी अपडेट हुई तो आपको बताते रहेंगे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, वफाकी शरई अदालत आप सबके इल्म में है, पाकिस्तान में जिस तरह की शरीयत चल रही है और जिस तरह के फतवे दिए जाते हैं, पिछले दिनों शरीयत की ये हालत हो चुकी है कि एक मौलाना साहब को पकड़ा गया और वो जाली निकाब पढ़वाते थे, क्या कार्रवाई डालते थे और फिर अब उनके साथ क्या सलूक होगा ये तो बात की बात है। जो अहमदियों का मसला पाकिस्तान में, जिस पर कई लोग अब बात करते हैं, एक पुराना वीडियो मेरे सामने से गुजरा ताहर अल कादरी का, वो सुनते हैं। इस पर थोड़ी सी मैंने सोचा आज बातचीत करेंगे।
जी में ये जितने मैं बता रहा हूँ फैसले सब सरकारी तौर पे छपे हुए हैं, पीएलडी में, पीएलजे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वफाकी शरी अदालत के तारीखी फैसलों के सरकारी रिकॉर्ड में छपे हुए हैं, किताबों में भी हैं। 1984 में वफाकी शरी अदालत में कादियानियों ने अपील दायर की कि हमें हमारी इबादतगाहों का नाम मस्जिद रखने से रोका जा रहा है, हमें कलमा पढ़ने से रोका जा रहा है, अजान से रोका जा रहा है, वगैरह वगैरह। जो शायर इस्लाम थे इनके इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, मुस्लिम अक़लियत हमें मजहबी आज़ादी दी जाए, उसमें मुदाखलत क्यों की जा रही है? मजहबी आज़ादी दी जाए, ये हमारा मजहब है, हमारे शायर हैं, तो हमें इजाजत दी जाए, उसमें मुदाखलत न की जाए, ये आइन है पाकिस्तान का। जी ये केस था, इस पर पूरे मुल्क के ये सारे उलमा पेश हुए, चोटी के। जब ये पेश हुए, पूरी समाअत हो चुकी, तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बता रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे शिकस्त खा गए। अब ये अंदर की स्टोरी है, मैं आपको आज अंदर की बात बता रहा हूं। और कादियानियों की अपील को खारिज नहीं करवा सके और अपनी। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा क्लिप आपको इसलिए सुनवाया कि आज पाकिस्तान में जिस तरह तहरीक लबैक वाले जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जाके तो जो अहमदिया मसाजिद है उन पर हमले भी करते हैं, उन लोगों को गिरफ़्तार भी करवाते हैं। अगर पुलिस के जनाब नहीं हम गिरफ़्तार करते तो कहते जनाब ज़बरदस्ती इनको गिरफ़्तार कर लो, इनके ऊपर 295C 298 जो भी मुकदमात हैं वो लगा दिए जाए। ये इसलिए आज आपको मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 माह से काफ़ी खबरें गर्म है। लेकिन जो असल बात है, जो ताहिर कादरी साहब ने बताई कि वहाँ पे चोटी के उलमा थे और वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कर रहे। चोटी के उलमा जो थे उनके पास जवाब नहीं था। चोटी के उलमा जो पाकिस्तान के हैं, बहरहाल आप सबको पता ही है, मगर जहाँ पे बहस होती है वहाँ पे या जहाँ पे कोई ना कोई नुक्ता इनको चाहिए कि जनाब आप पेश करें और अदालत के ज़रिए कोई पाबंदी लगवाएं, तो वहाँ पे कोई इनके पास नुक्ता नहीं। ये 74 में जब वहाँ पाकिस्तान में अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया तो थोड़ा सा मैंने मतालिया किया, उस वक़्त भी उलमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो भी कई वीडियोस आपकी नज़र से गुजरती होगी। और फिर आज आप देखते हैं कि वो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई जवाब ना हो या आप में ये हिम्मत ही ना हो कि आप दलाइल के ज़रिए किसी को कायल कर सके। आपने अक्सर देखा होगा बचपन में हम लोग खेलते थे क्रिकेट या फुटबॉल, तो जो टीम कमज़ोर हो जाती थी पैंट पे होता था कि यार अब इसका हाल यही है कि इज्जत बचाने के लिए ना लड़ाई शुरू कर दो, ताकि मैच जो है ड्रा हो जाए या ख़त्म हो जाए, लड़ाई की नज़र हो जाए। और फिर वो मैच ख़त्म हो जाता था। हालात अब ये हुए हैं कि जब आपके पास कोई बातचीत करने वाले उलमा नहीं है, चोटी के उलमा भी नहीं बातचीत आपके कर सके उनके साथ, तो फिर आप इस जो नॉर्मल पब्लिक को आप इस्तेमाल करके उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते। ये है असल में पॉइंट। कोई भी किसी को अगर कायल करना चाहे तो सबसे जो ज़बरदस्त तरीका है वो बैठ कर आप बातचीत के ज़रिए हर मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर निकालना हो, अगर ना निकालना तो वो मैंने आपको वो गेम वाली बात बता दी कि लड़ाई आप किसी वक्त भी कर सकते। साहिब इल्म जो पाकिस्तान में है उनकी आपने हालत देख ली, वो कोई जवाब नहीं दे सके, अदालत के सवाल का जवाब नहीं दे सके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके, मगर लड़ाई के लिए सड़कों पे फौरी तौर पे आप ऑर्डर करें, जितने बंदे चाहिए आपको में मिलते हैं। अगर उनके पास इल्म नहीं था तो ये सड़कों पे जो आ रहे हैं इनके इल्म का तो आपको फिर मेरा हाल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, आपको पता चल चुका हो। ये पाकिस्तान में जो आज हालात आप देख रहे हैं, जो वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, वो फितना और फसाद की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी तरफ से बड़ी ये इस्लाम की खिदमत हो रही है, बड़ा ये ख़त्म नबूवत का मेरा ख्याल दर्स दिया जा रहा है, मगर बातचीत के लिए मैं आज भी ये कह देता हूँ
कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है जो आराम से बैठ के बातचीत करे। पिछले दिनों एक वीडियो में देख रहा था, वो अहमदियों के साथ नहीं थी बहस, वो कोई आपस में लगे हुए थे, वो करामजीत वहाँ लेके बैठे हुए तो और वहीं पे उनकी लड़ाई हो, वो एक दूसरे को समझा रहे थे। समझाते समझाते पहली तो चीज़ ये है कि जब भी आप किसी के साथ बात करें ऐसे मामले में, तो ज़ुबान में नरमी होनी चाहिए। ये जो अच्छा तरीका होता है, जब जैसे ही आपकी आवाज़ ऊँची होगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब आपके पास यही है कि मैं शोर शराबा शुरू कर दूँ। पाकिस्तान में जो कवानीन बनाई गई है, आप सबको इस चीज़ का पता है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, कि ये तमाम कवानीन दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो पाकिस्तान, जो वहाँ पे अक़लीतों के लिए कवानीन बना के मुश्किलात खड़ी की गई हैं। ये नहीं कि उनके लिए, अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी की गई हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि देखें, अगर आप आज सोशल मीडिया, वहाँ पे ये कवानीन जो बने हुए हैं, जो भी वहाँ पे गैर मुस्लिम और आप ये आप वो ख़त्म करने चाहिए। और हमारे इतने इतने ज़बरदस्त टीवी स्टेशन हैं, बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे डांस चलता है, गाना चलता है, ड्रामे चलते हैं, सब कुछ चलता है। आप देखते हैं शाम को ड्रामे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, फिर लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वो। तो होना ये चाहिए कि ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म करके वहाँ पे बहस की जाए बैठ के। जो अहमदी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी तरफ से ये लोग शामिल होंगे, वो भी बैठे, जो चोटी के उलमा है वो भी बैठे जाके, और वहाँ पे आराम से बातचीत करे, सवालों जवाब एक दूसरे से करे, और सामने पब्लिक बैठी हो, वो भी सवालात करे दोनों से, और फिर रिज़ल्ट जो है वो जो निकले वो देखे कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। बड़ा सादा सा साहब, पब्लिक में भी शऊर आएगा, पब्लिक को भी समझ आएगी। आज जिस हाल में ये पब्लिक पहुंच चुकी है, उसको भी कुछ ना कुछ मेरे हाल अपने आप को तब्दील करने का मौका मिलेगा। और ये जो आपको मजहबी रोज़ाना केस बनते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। इसका ऐसे कवानीन जब ख़त्म हो जाएंगे तो कोई मज़हब की तौहीन भी नहीं करेगा। आज जो भी बातचीत, जो भी हल है वो बातचीत के ज़रिए निकल सकता है। वजह उसकी ये है कि पिछले 50 साल से आपने इस तरह के कवानीन बनाए, मगर 50 साल से हमारे जो हालात है पाकिस्तान के, वो देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। हमारे आइन की किसी को समझ नहीं आ रही। हमारे जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वो इस काबिल ही नहीं होते कि पार्लियामेंट में जा सके। हमारे जो उलमा मदरसों से बन के आते हैं, उनको इस चीज़ का शौर ही नहीं कि वो उलमा है। वजह ये है कि जब आप एक ही पार्टी कभी ऐसे होता है कि किसी भी ग्राउंड में एक ही टीम खेल के मैं जीत गई, ऐसे नहीं होता। अब आ जाते जी, ये जो पाबंदी लगाई हुई है जी, आप मस्जिद नहीं कह सकते, आप सलाम नहीं कह सकते, आप जो भी कवानीन बने हुए हैं सबको पता है। ये कवानीन बनाने की ज़रूरत क्या क्यों पेश आई, क्यों ऐसे कवानीन बनाए गए, उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। वजह ये थी कि जैसे ये अभी बता रहे थे, उलमा के पास जवाब नहीं होता, और अहमदियों पर पाबंदी लगाने का मकसद यही था कि हमारे उलमा क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, हलवा प्रोग्राम ज़्यादा चलता है, तो जो अहमदी हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा और वो लोगों को कायल कर लेंगे। अब अगर वो लोगों को कायल कर लेंगे कि जनाब ये जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो आपके उलमा कह रहे हैं वो गलत है, तो ख़त्म नबूवत की दुकानें बंद हो जाएंगी, उलमा का बिज़नेस बंद हो जाएगा। मगर ये दुनिया के बिज़नेस की बात कर रहे हैं, जो आखिरत का बिज़नेस था उसके लिए तो आपको हर एक को वहाँ पे आज़ादी देनी चाहिए मज़हब की। हर बंदा अपने मज़हब की तबलीग करे, हर बंदा अपने मज़हब की दावत दे, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ना शिया पे होनी चाहिए, ना आप किसी को काफिर का फतवा दे। अल्लाह ताला के मामलात हैं वो खुद जाने, और उसी ने ज़ाहिर है सबका हिसाब किताब करना मरने के बाद। लेकिन जो दुनिया में है वो आप सबको जब आज़ादी देंगे तो लोगों को खुद ब खुद इतनी समझ आ जाएगी कि कौन ठीक कह रहा है, कौन अखलाकी तौर पे अच्छा पैगाम दे रहा है, किन के मदरसों में अच्छा माहौल है, किन के मदरसों में बच्चों के साथ बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, कहाँ पे गलत है कहाँ पे ठीक है।
तो ये फ़र्क उसी वक़्त आपको नज़र आएगा जब तमाम लोगों को आप बराबर के हकूक़ देंगे, तमाम लोग जो है अपनी दावत देंगे, अपनी अखलाकी हालत ज़ाहिर करेंगे, अपने आप को अगर जिसमें कोई कमज़ोरी होगी वो भी दूर करेगा कि जनाब अब मैंने कहीं जाना है तो मेरे से किसी ने सवाल करना तो मेरे पास कोई जवाब तो होना चाहिए। ये एक अहम मसला है। ये पता हो कि ये पाकिस्तान ही देख लें, अपने इलेक्शन ही देख लें, जिस तरह जिताए जाते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को लेके जाते हैं, दूसरा बंदा सवाल कर ले तो जनाब ये उनको उठा के ले जाते। तो माशरे को ठीक करने के लिए सबसे पहले अदल और लोगों के हकूक़ जो है वो बड़े ज़रूरी है। तो ये मैं अपने तमाम जितने लोग हैं पाकिस्तान में उनको ये कहूँगा कि देखिए आज मीडिया का दौर है, एक दूसरे को समझाने के लिए देखिए किसी के पास अगर इल्म कम है तो किसी दूसरे से पूछ ले तो उसका भी हर्ज नहीं होता। मैं बड़े-बड़े लोग यहाँ पे देखे, बड़े वो कहते थे हमारे पास काफ़ी इल्म है, लेकिन कई दफ़ा वो किसी जगह में मुश्किल में तो वो अपने जूनियर को भी फ़ोन करके पूछ लेते जनाब इसका क्या हाल है। तो इस तरह तवज्जो देनी चाहिए और उससे ही पाकिस्तानी कौम की हालत बदल सकती है, पाकिस्तानी लोगों की हालत बदल सकती है। अगर आप कहते चलो जी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जी अहमदी बड़े बुरे हैं तो फिर यूरोप क्यों उनको एक्सेप्ट करता है? यहाँ पे क्यों मसाजिद बनती है? यहाँ पार्लियामेंट में वो कैसे पहुँच जाते हैं? अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कैसे पहुँच जाते हैं? पिछले दिनों शायद न्यूजीलैंड था, वहाँ पे मैं देख रहा था, वो एतजाज़ हसन ने भी बताया। तो ये तलावत की वो अहमदी ने की वहाँ पे, कोई अहमदी था। मुझे वो मुकम्मल रिपोर्ट याद नहीं है, काफ़ी दिन पहले मेरी नज़र से गुजरी थी। और वहाँ पे वो कह रहे जी अहमदी आके तलावत करें और पाकिस्तान में आप कह रहे जी जनाब ये तलावत करे तो इनको पकड़ ले। वो ईसाई ममालिक हैं, ये जो भी हैं, क्रिश्चियन सॉरी, तो वहाँ पे आप देख लें कि दावत दी जा रही। तो जब तक आप अपने अंदर अदल नहीं कायम करेंगे, अपने ज़मीर जो है उनको मलामत नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप तब्दीली नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कई दफ़ा वो लफ्ज़ गलत निकल जाता है जिसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। देखिए यूरोप में ये ऐसे कवानीन मौजूद कोई नहीं है, पाकिस्तान में है और हमारा कोई चैनल यूरोप से चलता है, मगर फिर भी किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कुछ आपको आज यूरोप की, इंग्लैंड की खबरें बताएंगे। 8.5 मिलियन एक बंदे से बरामद हुआ और इसका तल्लक इंडिया से है, ईस्ट लंदन का बताया जा रहा है। और इसकी गिरफ्तारी की वजह ये सामने आई है कि इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी पिकनिक ये कैसे मनाता था। ये लोगों के घर भेज देता था जाली पेपर बना के, और लोगों को पता ही नहीं होता था, और जिनको ये घर भेजता था उनको ये लालच देता था कि आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें आप। और लोग जो ऐसे थे कि उनके पास शायद पैसे भी वैसे के ही होंगे और उनको जिस तरह के भी पैसे होते थे, ये कहता था मेरे काबू में आ जाएं, और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा था, पैसे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब इंक्वायरी हो रही है इसकी। एक और वाक़या इंग्लैंड में पेश आया, चंद दिन पहले एक ख़तून को कत्ल कर दिया गया, उसकी तस्वीर हम बोर्ड पे लगा देंगे, इसकी भी लगा देंगे। और उसके जनाब कत्ल के इल्ज़ाम में एक 50 साला बंदे को गिरफ़्तार किया गया है। ये औरत भी शायद इंडिया से ही है और घर में मुर्दा पाई गई, जिस्म पे काफ़ी ज़ख़म थे। पुलिस ने जो गिरफ़्तार किया उससे इंक्वायरी जारी है। नहीं, यूरोप में जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, पहले ये होता था कि आप फ़र्ज़ करें किसी मुल्क में भी यूरोप के गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस आती थी तो आपको जुर्माना कर देती थी, जो भी उनके वहाँ के कवानीन थे। लेकिन कई जगह ऐसा होता था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड होते थे या ऐसी कोई ये जिस तरह आप रेड लाइट है वो क्रॉस कर जाते थे तो वो आपको जुर्माना भेज देते थे घर में मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए। लेकिन अब आपने बड़ी एहतियात करनी है, जब भी यूरोप में जाएं तो आपने वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो लिमिट है उसके मुताबिक चले। इन तमाम ममालिक में आपका ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है, ज़ब्त किया जा सकता है। अगर किसी ने
कई लोग शराब पी के भी गाड़ी चलाते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जुर्माना दे देंगे। लेकिन जो नए रूल्स हैं पूरे यूरोप में, फ़र्ज़ करें जर्मनी से आप फ्रांस गए हैं और फ्रांस में ऐसी हरकत की कि फ्रांस में जो कवानीन है उसके मुताबिक जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो जा सकता है, तो वो वहीं पे आपका वो ले लेंगे, आप वहाँ से गाड़ी चला के वापस नहीं आ सकते। फिर आपको अलहदा एक बंदोबस्त करना पड़ेगा और फिर जो भी होगा वो बाद में उस मुल्क के कवानीन के मुताबिक सलूक होगा। जो आपको मैंने पिछले दिनों में बताया था कि जर्मनी में भी जुर्माने ज़्यादा कर दिए गए हैं और पहले से डबल जुर्माने हो गए गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, डॉर्टमुंड में एक छापा पड़ा और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। वो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी वहाँ पे जो ड्रग्स थी, ये जो नशावर, फ़ीम, चरस जो भी होता है, वो बरामद हुई है वहाँ से। और वो जनाब पुलिस खुद हैरान है कि ये कब से धंधा यहाँ पे चल रहा था, कितने अरसे से ये जो लोग थे ये कारोबार कर रहे थे। कोई 50 के करीब पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया और इन्होंने फिर जनाब वहाँ पे हैरानगी की बात है, तस्वीरें हमारे सामने आई, वीडियो सामने आई कि समझ से बाहर है कि यूरोप में भी इतनी बड़ी स्मगलिंग हो रही है नशावर चीज़ों की। अफ्रीका के कई ममालिक के नाम आ रहे हैं कि वहाँ से ये जो चर्च थी वो पहुँचाई गई यहाँ पे, जो भी पाउडर शाउडर था। अब बाद में पता चलेगा कि जब इसकी तहकीकात होगी कि क्या निकला है। जर्मनी में जिन लोगों के पास गैरेज है, ये बड़ी एक अहम खबर है। गैराज जो आपने गाड़ी पार्क करने के लिए लिए होते हैं, ये आपके जो घर हैं उनको साथ मिले हुए हैं, उनके लिए आप जनाब जुर्माना होगा और शायद 2000 यूरो है, आप चेक कर लें गूगल में जाके। क्यों जुर्माना होगा वो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए होगा कि अगर वहाँ पे आपने कोई चीज़ें रखी हुई हैं और ऐसी चीज़ें या सवाए गाड़ी की आप वहाँ पे कोई चीज़ नहीं, साइकिल, बाइक, शायद जो भी मोटरसाइकिल, ये आप मोफा शोफा ये खड़ा कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्टोरेज नहीं कर सकते। पहले ये था कि लोगों ने वो रेंट पे दिए हुए थे और 200 150 किराया आ रहा था किसी को, और वहाँ पे लोगों ने सामान स्टोर किया हुआ है। किसी ने वहाँ पे वर्कशॉप बनाई हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, वो पता ही है आपको जो जर्मनी में लोग रहते हैं। लेकिन अब वो पिकनिक ख़त्म, तो ये कोई भी आपका हमसाया शिकायत कर दे या फिर आपको जनाब वो खुद भी आके चेक कर सकते हैं और उसके बाद ये जुर्माना आपको देना पड़ेगा। वजह ये बताई गई है कि कई जगह पे किसी ने अंदर पिज़्ज़ा वो डिलीवरी का किया हुआ है, किसी ने कुछ, कई जगह पे शायद आग शाग का कोई मसला बना है, आग लगी है, और कई ऐसी शिकायतें भी आई हैं जो वहाँ पे हमसाए थे, तो जिसकी वजह से पूरे जर्मनी में ये नहीं कि एक सूबे की बात मैं बता रहा हूँ, पूरे जर्मनी में ये जनाब अब आपको जो गैरेज है वो उसी काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस काम के लिए आपने वो लिया हुआ। अच्छा, ये जो आप बाहर जर्मनी में गंद वगैरह फेंकते हैं डस्टबिन, उसके लिए बड़े सख्त कवानीन आ रहे हैं और वो 25 यूरो से शुरू होकर 5000 तक जुर्माने हैं। उसके लिए प्राइवेट कंपनियां जो है वो काम करेंगी। अब आपको पता है जहाँ भी प्राइवेट कंपनी होगी वहाँ पे उन्होंने भी कोई ना कोई अपना बिजनेस करना है। ये 4 किस्म के वहाँ पे उन्होंने बताए, एक में गत्ते प्लास्टिक, एक में वो बियो, एक में वो जो मुकम्मल मिक्स होता है कूड़ा वो फेंकना, और वो आके चेक किया करेंगे आपके ये जो डिब्बे हैं। कोई मसलन एक सड़क पकड़ ली, जिस तरह पुलिस नहीं गाड़ियाँ रोकती, कि एक गाड़ी को रोक के पूछना शुरू कर दिया, या जिस तरह कस्टम वाले रोकते हैं, इसी तरह एक मोहल्ले का वो इंतखाब करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ सेंसर सिस्टम भी लगा रहे हैं कि, और वो जाके जब चेक करेंगे तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो आप क्या वो जो डिब्बा है गंद वाला वो सील कर दें और फिर वो उठा के भी नहीं लेके जाएंगे। फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और कितना जुर्माना होता है, शायद पहली दफ़ा वो हाथ नरम रखें, ये शायद प्राइवेट कंपनियाँ होंगी या सिटी वाले करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो
आपने जनाब फिर जो भी तरीक़ाकार होगा, जिस तरह गाड़ी को नहीं क्लम्प लगा जाते, गाड़ी यहाँ पे इंग्लैंड में या जर्मनी में भी कई ममालिक में तो पैसे दे के खुलवाना पड़ता है, इसी तरह का कोई सिलसिला मुझे समझ आई है। मगर फिर भी आप जाके गूगल में चेक कर लें। और हमारे जो देसी लोग हैं उनकी ये बड़ी शिकायत है, ये मैं बिल्कुल आपको कहता, मेरा खुद भी वास्ता पड़ा हुआ है ऐसे लोगों से, और वो समझाने के बावजूद भी इसी तरह के कामों में अभी तक चल रहे हैं, और जब जुर्माना आना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारे लोग सीखते नहीं हैं, हम तो जो नहीं देते वो कहते कोई बात नहीं, और जब कोई हालात ख़राब हो जाए फिर दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की डाल। ये जो होक हाउस बने हुए जर्मनी में, यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू बनेगा, ठीक ठाक प्रॉब्लम बनेगी, और वहाँ पे भी ज़ाहिर है ये सख्ती करेंगे। तो इस तरह ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर आपने जो घर में अपना वो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं जो डिब्बों में, तो अगर कोई बिजली की आप प्लग चीज़ें चूज़ें फेंक दी तो वो निकल आएँ, तो आपके लिए भी वो ठीक ठाक जुर्माना यहाँ पे, या आपने यहाँ पे सड़क पे कोई चीज़ फेंक दी तो आपका नाम लिखा आ गया। और इस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन चले याद दहानी के लिए बता दूँ, कोई भी पेपर हो, चाहे वो जर्मनी में हो, यूरोप में हो, कहीं पे हो, उसको बिल्कुल क्रैश करे, बिल्कुल जिस पर आपका नाम, एड्रेस, शेस ना हो, और फिर जो जगह बनी हुई है उसी पे वो डाले, ना कि दूसरी जगह पे कोशिश करके तो आप अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लें। कल एक साहब ने लिखा था शायद किसी शहर का नाम जर्मनी का, कि जिन लोगों को पकड़ते हैं वहाँ पे जेल बनाई हुई है, तो वहाँ पे सबको इकट्ठा करते हैं, पहले सियासी पनाह वाले जो है जिनके केस ख़त्म हो रहे हैं, और फिर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। वाला जर्मनी का कोई सिटी है, तो वहाँ से फिर लोगों को जिस जिस मुल्क में होते हैं वहाँ भिजवाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बड़ी तादाद में इस तरह की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं जिनके केस ख़त्म हुए हैं। जो लोग अपील नहीं कर रहे, जो लोग सुस्ती कर रहे हैं, और जो लोग भी यूरोप से भी यहाँ आते हैं जर्मनी में, पता चल जाता है तो उनके लिए भी मुश्किलात बनी हुई हैं, उनके लिए भी मसाइल हैं इस वक्त जर्मनी में भी। और इंग्लैंड की भी थोड़ी सी आपको बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं उनकी सफाई बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, और रात दिन यहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, और लोगों के लिए मुश्किलात है। लोग जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो जो भी पकड़ा जा रहा है उसको वापस भेजा जा रहा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सियासी पनाह की केसों के बारे में, तो जर्मनी की निस्बत इंग्लैंड में तेज़ी है, लोगों के केस मंजूर हो रहे हैं, मगर वही लोग जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, जो अपने ममालिक से आते हैं, जिनको कोई मसला मसाइल है और वो साबित कर सकते हैं, फिर उनको उसी के मुताबिक डील किया जाता है। और मैंने ये बताया था कि कई लोग ऐसे मुझे मिले हैं पाकिस्तानी, जो 2-2 माह में भी कह रहे हैं हमारे केस मंजूर हुए। जर्मनी में ज़रा स्लो है, जर्मनी का सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आपको पता है कि वहाँ पे कई इलाकों में तो तेज़ी है, मगर इतनी तेज़ी नहीं जितनी इंग्लैंड में। और किन लोगों के केस मंजूर हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी मैं बता दूँ, जिन्हें पाकिस्तान में कोई सियासी मसला है बहुत सीरियस, या जो मजहबी मसाइल हैं। कल जर्मनी से एक साहब की मुझे कॉल आई थी, उनसे मेरी बातचीत हुई नेशनलिटी के मामले में। वो कहने लगे कि मेरी मिसेज़ है, वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन 2-3 दफ़ा शायद वो पास नहीं हो सकी जर्मन कोर्स के लिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप हिम्मत से काम लें और आप बिल्कुल घबराएं ना, तो अल्लाह ताला फजल कर देगा। बार बार किसी वक्त तो बंदा कामयाब हो ही जाता है। तो वो भी वहाँ पे मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए हुए हैं, तो वो बताने लगे कि हम शायद क्रिश्चियन, उन्होंने बताया था कि उस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं और हमारे लिए भी मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, और हम भी अरसा दराज से यहाँ। उन्होंने बताया कि 2019 में मैंने नेशनलिटी ले ली थी, बच्चों के पास भी जर्मन नेशनलिटी है और बेगम के पास अभी तक नहीं है। तो मैंने उनको यही बात जिस तरह मैंने बताया। तो यहाँ इंग्लैंड में जो केस मंजूर हो रहे हैं, वो जो अहमदी हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके केस बड़ी तेज़ी से मंजूर हो रहे हैं, और उनको जो उनके सवालात हैं वो काफ़ी देने पड़ते हैं जवाबात, और मजहबी सवालात ही है कि आप अहमदी हैं तो
उसी के मतलब सवालात किए जाते हैं। तो जनाब ये यूरोप की कुछ खबरें थी। पीटीआई के लोग भी हैं यहाँ पे, मगर उनको अच्छे तरीके के साथ तैयारी करनी चाहिए, अच्छे तरीके के साथ। जर्मनी में भी हैं, यूरोप पूरे में ही हैं। तो जनाब और भी कुछ न्यूज़ हुई तो आपको देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक नज़र डालेंगे कि जो यूक्रेन और यूरोप के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और इसराइल, जी हाँ, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। और जब से ट्रम्प ने, आपने देखा कि वहाँ पे चार्ज संभाला है, उस वक़्त से काफ़ी मुश्किल का शिकार है फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका जो है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्मनी में एक ख़तून है जो पहले वहाँ जो असला बनता है उसकी चीफ थी, और उसने शायद अब नौकरी छोड़ दी हुई है। एक बयान दिया है, उस बयान ने यहाँ जो जर्मन मीडिया है वहाँ पे खलबली मचाई हुई है। वो बयान ये है कि जो रूस है वो जर्मनी के ऊपर किसी वक्त भी हमला कर सकता है, और जर्मनी की तैयारी नहीं है इसमें। ये एक अहम सवाल है। अब जर्मनी की तैयारी क्यों नहीं है ये तो आप सबको पता है। और उसका कहना था कि जैसे ही ये रूस जो है यूक्रेन पे कब्ज़ा करेगा, और यूक्रेन पे बड़ी तेज़ी के साथ हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जो कि आपको पता नहीं चल रहा। यूक्रेन में रूस जो है वो तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ इलाकों पे कब्ज़ा करता जा रहा है, और जो यूक्रेनी फ़ौज है या जो भी लोग वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं उन्हें पसपा होना पड़ रहा है, इलाके छोड़ने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से रूस जो है उसके ज़ाहिर है जब से इनमें आपस में फूट पड़ी है यूरोप और अमेरिका में, उस वक़्त से इसकी मौजें लग गई हैं रूस की। अब इस जर्मन खतून के बयान के बाद सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी देखने को मिल रही हैं कि रोमानिया की तरफ टैंक जा रहे हैं, और जर्मनी में भी ऐसी वीडियोस नज़र आ रही हैं जहाँ से वक्तबन गाड़ियाँ, टैंक वगैरह जो कुछ भी है जंगी साजो सामान, उसकी वीडियो जारी की जा रही है सोशल मीडिया पे। आम मीडिया नहीं इतना दिखा रही, लेकिन ये सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करे यूक्रेन, जो लोग कहते हैं जी कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको फिर वही कहूँगा कि दुनिया पूरी में अमन ख़राब हुआ है। तो अगर उन ममालिक में अमन ख़राब हो सकता है, यूक्रेन में हो सकता है, तो जर्मनी भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जर्मनी और यूरोपियन ममालिक बड़े सुकून से रह रहे थे, रूस के साथ अच्छे तल्लुकात थे, वहाँ से गैस वगैरह, और यूक्रेन से भी आपको पता है बड़ी मकदार में ऐसी चीज़ें थी जो पूरे यूरोप को फ़ायदा दे रही थी और चीज़ें सस्ती थी। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसी गेम डाली जो लोगों की समझ में नहीं आई। अमेरिका ने, ये होता है जो मकार होता है उसकी गेम ये होती है कि वो उस इलाके के हालात ख़राब कर देता है जहाँ पे वो देखता है कि लोग अमन से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हसद भी बहुत ज़्यादा यूरोप के बारे में अमेरिका का, वो आप सबके सामने जो चीज़ें थी वो खुल कर आ गई। आप तो अमेरिका ने ऐसी गेम डाली कि ना यूरोपियन की उस वक़्त आँखें खुली और ना रूस की खुली। यूक्रेन को निशाना बनाया गया, और निशाना बनाने के बाद अब वो जो अमेरिका वो आराम से बैठा हुआ है। ऊपर से उसने जो टैक्स वगैरह लगा दिए, जो वहाँ पे आपने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट है जिस तरह उसका बेड़ा गर्क हुआ है, और यूरोप का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूरोप को नुकसान पहुँचे रूस से या रूस को यूरोप से पहुँचे, वो आराम से सुकून से वहाँ पे बैठ के तमाशा देखना चाहता है। यहाँ जो यूरोप के हुक्मरान हैं उनको भी इस वक्त सोचना होगा, वो सोच भी रही है, ये नहीं कि नहीं सोच रहे, बेचारे लगे हुए हैं, और बड़ी उनको फ़िक्र है मुल्क की। हमारी तरह नहीं है कि सिर्फ भाग दौड़, वो वाला साहब नहीं है। इस बार वो गौर करते हैं। जर्मन जो हैं बड़ी संजीदगी के साथ, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, जितने भी ममालिक है, ज़ाहिर है सबको अपनी जो सलामती है वो अच्छी लगती है, और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मुल्क की तरफ कोई ऐसा नुकसान पहुँचाए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपको पता है कि यूरोप ने बड़ी मेहनत के साथ, जर्मनी वगैरह ने, ये ममालिक, यहाँ के अवाम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत कम मुल्कों में है। मेडिकल सिस्टम, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी खुराक, ये सब चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। और अमेरिका की ये जो गेम थी इसमें ये बड़ा कामयाब रहा। अमेरिका ने
इन ममालिक को, जो मुझे इतला है कि लड़ा के इनको तबाह करना चाहता है, और ख़ुद फिर इनको कहेगा जी मैं आपको ठीक करता हूँ, जो उसका तरीका वारदात होता है। और मैं कई प्रोग्रामों में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी कोई जंग हो तो अपने बाजुओं पे लड़ो, किसी के सहारे पे नहीं लड़नी चाहिए। तो जनाब, ये जो ख़तून है, इसके बयान के बाद जो जर्मन है वो भी परेशान है और सोच रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि लोग सोचने पे मजबूर है। फिर आपको पता है कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान भी जारी हुआ था कि 72 घंटों का खाने पीने का सामान भी घरों में रख लें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही यूक्रेन पे फ़र्ज़ करें वो कब्ज़ा कर लेता है रूस, तो पोलैंड साथ है, और पोलैंड से जर्मनी आना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और जर्मन बॉर्डर पे अगर कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं तो फिर जर्मनी को अपने आप को महफूज करने के लिए फौरी क्या करना है, इस पर बड़ी रकम जो है, बजट जो है वो भी खर्च किया जा रहा है, और सबसे ज़रूरी इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। अब आ जाते जनाब कि इसराइल, अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर रोज़ाना कभी कोई बयान देता है, ट्रम्प कभी कोई बयान देता है, मगर आज एक जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा है, उनके बयान ने काफ़ी एक ऐसी मुसलमानों में खुशी की लहर आप कहते, पर क्या खुशी और क्या गमी, रोज़ाना ये बड़ी तादाद में लोग जान से जा रहे हैं। उसने कहा जी हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं और हमें लग रहा है कि ये जंग भी लड़नी पड़ेगी इसराइल के साथ। अगर अमेरिका को इसराइल इतना प्यारा है तो वो अमेरिका में इनको ले जा सकता। फ़लस्तीनी जो है वो रियासत कायम रहेगी, और फ़लस्तीनी रियासत की अगर वहाँ पे क़याम है या वो है तो उस साथ फिर इसराइल है। अगर फ़लस्तीनी नहीं है तो इसराइल भी नहीं है। ये बड़ा एक अहम बयान था। मुसलमान ममालिक जिस तरह लोग कह रहे थे कि खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी अगर मुसलमानों ने होश के नाखन ना लिए और ये ना देखे कि फ़लस्तीन है, और आपको ये भी पता है कि पहले थोड़ा इलाका चाहिए था, फिर बड़ा चाहिए था, फिर बड़ा चाहिए था, फिर वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक के इर्द गिर्द जो भी युद्धान वगैरह है, और भी है जो भी उर्दन जिसका आपको बता रहा हूँ, तो वो जितने ममालिक भी हैं वो बेचैन है। वहाँ पे आप सबके इल्म में है कि जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। शाम है, उसकी हालत देखने क्या बनी हुई है, और ये मुसलमान हुक्मरानों से जुल्म करवाते रहते हैं, और उन्हीं से अपनी अवाम पे जिस तरह पाकिस्तान में आयका जुल्म हो रहे हैं, और अपने बंदों पे जुल्म करते हैं। बाद में आपने देख लिया जिस तरह शाम का वो सदर जो था, जो जालिम था, वो रूस आके बैठ गया। तो अब ये जो इसराइल के बयान के बाद क्या हालात किस तरह जाते हैं। अब अगली जो खबर है वो ये है ईरान की। जो अमेरिका है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं या ना करूं, क्योंकि रूस के बयानात के अगर अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो वो भी मैदान में आ जाएगा। और बड़ी लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है कि वाकई ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड जो जंग होती है। तो जनाब हालात बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे, और मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि आपको कॉल नहीं आनी कि जंग आ गई है, पर बैठे बैठे ऐसे ही एक सेकंड में पता ही नहीं चलता कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये वो ममालिक है जो इस वक्त बिल्कुल रूस के रडार पे है, और जर्मनी को भी शदीद ख़तरा इस वक्त है। इन लोगों ने शुरू तो किया है, ये कौमें बहुत तेज़ हैं, समझदार हैं, ज़हीन हैं, और बड़ी जल्दी अपने हालात को कंट्रोल करना जानते हैं ये लोग, क्योंकि ये मुल्क के लिए मुखलस होते हैं। और उम्मीद है कि यूरोप जो है वो बहुत जल्द इसमें कामयाब हो जाएगा। मैं तो वैसे हर वक्त यूरोप के लिए अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हमें ज़ाहिर है जिस तरह यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी मिली और ज़बरदस्त किस्म का माहौल, आज़ाद ज़िंदगी, तो मेरी तो दुआएं इनके साथ है। कई लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम में भी आके कहते हैं रूस रूस रूस, मगर मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि यूरोप को कुछ शिकस्त हो रूस से, हम क्योंकि हमारी नेक दुआएं भी इन्हीं ममालिक के साथ हैं। अब देखना ये है कि ये जो जंग है
इसको एक तरफ रोकने की भी कोशिश की जा रही है, ये नहीं कि नहीं रोकने की कोशिश की जा रही, मगर अभी तक उसमें कोई नतीजा नहीं। कभी सऊदी अरब में मीटिंग, कभी यहाँ मीटिंग, कभी वहाँ मीटिंग, कभी टेलीफोन पे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अब फैसला अमेरिका ने करना यूक्रेन का, ये भी तो बेवकूफ़ों वाली बात है, ये भी तो जाहलों वाली बात है। एक साहब लिख रहे थे कमेंट्स में यूक्रेन ये गलती ना करे, मगर यूक्रेन ने ये तो नहीं कि वो जो कहे रूस उसी के मुताबिक वो फिर सारा कुछ मान जाए, वो कल को यूरोप के लिए ख़तरा बनेगा, फिर क्या करेंगे। तो जनाब ये जो इंटरनेशनल हालात आपने देखे हैं, इसका जो जंग के कोई जगह भी महफूज नहीं है, कहीं पे कोई मसला चल रहा है, फ़लस्तीन है, ईरान है, यूक्रेन है, यूरोप है, मगर सबसे जो शातिर निकला वो अमेरिका बहादुर निकला, वो तीली लगाने में कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पे यूरोप को और रूस को होश के नाखन लेने चाहिए और हमेशा के लिए इस ऐसे मुआहदे करने चाहिए कि कभी भी कोई जंग का माहौल ना हो। और यहाँ पे रूस को भी थोड़ा सा समझदारी का मेरा ख्याल है कि सबूत देना चाहिए, रूस के सदर को भी, और बेहतर ये है कि आपस में मिलकर अगर सिस्टम को चलाएं तो दोबारा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन कहीं से भी दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। ये थी जी अब तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम